अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। गर्ल्स, आज हमारे साथ जो हमारी ऑनरेबल गेस्ट प्रेजेंट हैं, शी इज़ मैम हुमैरा शाहिद, जो कि एक स्कॉलर भी हैं, फेमिनिस्ट भी हैं, लॉ मेकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं एंड मीडिया स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। सो वी शुड आस्क हर दैट बीइंग अ वुमन हाउ हैज शी प्लेड मैनी रोल्स इन हर लाइफ। सो मैम, you have spent much time of your life in the political journey. So being a feminist, किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और ये जो कैपिटलिस्ट फेमिनिज्म है ये क्या है? काउंटर की इतना जुल्म होता है पाकिस्तान में, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। तो जैसे जैसे तजुर्बे के साथ और एक्सपोजर के साथ मैंने चीजों को डीपली देखना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बगैर औरत का हल नहीं है। हमारे ऊपर सूदी कर्जों का बोझ गिर जाता है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें नेशनल डेट का वो हिस्सा है, और पूरी जिंदगी आपकी बिल देते और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बिजनेस या फाइनेंशियल सिचुएशन तो होती नहीं है। सो हम और वन ऑफ द थिंग्स के जो यहाँ पे फेमिनिज्म को दुनिया में जो डिफाइन किया जा रहा है वो यही है कि जी हमें मर्दों की तरह की एम्पावरमेंट चाहिए। लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जहाँ मर्द एम्पावर्ड नहीं है वहां पे औरतें कैसे एम्पावर्ड हो सकती हैं? आप एक रिलेटिव फ्रीडम मांग रहे हो जहाँ पे मर्द पिसा हुआ है, मर्द नहीं बन सकता, मर्द औरतों की तरह बन गए हैं, इमोशनल और सॉफ्ट और कॉम्प्रोमाइजिंग, और औरतें जो है वो वेस्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज्यादा अग्रेसिव हैं, ज्यादा मैस्कुलिन हैं। तो यहाँ पे तो बैलेंस ही हिल गया हुआ है। तो औरतें तो अब बच्चे भी पाल रही हैं, तो उनको मर्दों की जरूरत नहीं है वेस्ट में, और मर्द जो है वो शादी नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि एलजीबीटी इतनी ज्यादा है, लेस्बियन और गेज, यहाँ पे तो मर्द मर्दों में है जब, तो फिर आपका फैमिली का इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो सिंगल मदर्स हैं वो तो तंग आ गई हैं, वो तो कहती हैं कि हम तीसरी जनरेशन पाल रहे हैं बगैर बापों के, तो हम क्यों पालें? इससे तो बेहतर है हम पेट्स रख लें, कुत्ते बिल्ले रख लें, वो बेहतर है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड यहाँ पे तो अब पॉपुलेशन जो रेट है रिप्लेसमेंट का, कि आपको मिनिमम 2.2 चाहिए होता है रिप्लेस अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस करने का। तो यहाँ पे तो 1.5 1.4, स्पेन का तो बिल्कुल 1.3 है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो पॉपुलेशन है 20 साल में भी रिकवर, और दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन इमिग्रेंट्स। यहाँ पे तो इमिग्रेशन के अलावा, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो जा रही है, जो नए हैं यंग लोग हैं उनके ऊपर सारा टैक्स का और इकोनॉमी का बोझ है, और जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही, उनके बच्चे ही नहीं है, और ना ही बच्चे पैदा करने का रवाज है। इसलिए कि कैपिटलिज्म ने औरत को एज अ वर्कर देखा। उन्होंने कहा जी ये 50% पॉपुलेशन है, इसको इकोनॉमी के फोल्ड में लाया जाए और इनको भी 9 to 5 जॉब्स दी जाए, और उन जॉब्स में पेमेंट भी जो है मर्दों के हिसाब से वेजेस औरतों के बहुत कम है। तो वो औरतें कहती हैं कि हम घर की किस्तें दें, गाड़ियों की किस्तें दें, अपने बिल्स पे करें, कि हम बच्चे पैदा करें, और हम बच्चे पैदा करें जिनके बापों ने होना ही नहीं हमारे साथ। तो वहां और यहाँ पे तो जॉइंट फैमिली का कोई सिस्टम ही नहीं है कि कोई माँ या बहन या भाई या कोई कम्युनिटी या रिश्तेदार इकट्ठे होके आप एक हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे तो औरत बहुत आइसोलेटेड है। एंड इंडिविजुअलिज्म, जिसको इंफरादियतपन कहते हैं, इंफरादियतपन ने तो अकेला कर दिया, लोगों को तोड़ दिया है, रिश्ते तोड़ दिए, फैमिली तोड़ दी, उस पूरा सोशल सेटअप टूट गया। तो हम अगर इस तरह की फेमिनिज्म लाएंगे तो अगले 20 इयर्स में हमारा भी वही हाल होगा जो यहाँ पे वेस्ट की औरत का हो रहा है। अकेली लड़ रही है, घर का काम भी करती है, बाहर का काम भी करती है, कर्जों में डूबी हुई है, शी कैन हार्डली अफोर्ड हरसेल्फ, शी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव चिल्ड्रन। अगर वो बच्चे पैदा भी होते हैं तो वो डे केयर कहाँ से बर्दाश्त करे, इतनी महंगी डे केयर है, कम्युनिटी में कोई हेल्प नहीं करता। तो इट हैज बिकम इम्पॉसिबल फॉर वुमेन टू एक्चुअली रेज चिल्ड्रन एंड टू हैव चिल्ड्रन। सो हम बार बार यही कहते हैं जी कि लिबरलिज्म ने हमें राइट्स दिए। हमें राइट्स की सिर्फ बातें दी हैं, हमें राइट्स तो नहीं दिए। राइट्स तो ये है कि हर इंसान को एक जॉब मिलनी चाहिए, या वो बिजनेस कर सके, या फिर वो उसको घर मिल सके। यहाँ पे तो 30-30 साल घरों की किस्तें देने के बावजूद आप घर है आपको नहीं मिलता, आप किस्तें देते देते मर जाते हैं। तो एक्चुअली जस्ट टॉक्स अबाउट राइट्स, इट डजंट गिव यू एनी राइट। और ये जो लिबरलिज्म शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, उसने जो फ्री इकोनॉमी का और फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट जो
इंट्रोड्यूस करवाया था, वो फ्रीडम सिर्फ नाम की फ्रीडम है। उसका मतलब ये था कि किसी किस्म का कानून, चाहे वो रिलीजन का हो या कॉमन प्रॉपर्टी का हो या क्या कहते हैं कोई भी एंटरप्राइज के ऊपर कोई लॉ नहीं आप लागू कर सकते। तो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो सूदी हो, चाहे वो एक्सप्लॉइट कर रहा हो, कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, हमें इजाजत देनी। सो ये लिबरलिज्म का मतलब ये है। लिबरलिज्म का मतलब है फ्री कॉन्ट्रैक्ट, फ्री एंटरप्राइज, फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट्स। और फ्री का मतलब है कि कोई सूदी काम करने से आपको रोक ना सके। आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। हमने वो ही लिबरलिज्म हम आप एशिया में ले आए, ईस्ट में ले आए। और हमारे यहाँ तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन आपका सूद को लीगलाइज करता है, हमारा कुरान उस पे लानत भेजता है। तो हम अगर कुरान पे ओथ लेते हैं जो कि हमने लिया हुआ है और हमारी कमिटमेंट कुरान के साथ है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लीगल टेंडर का लॉ है जिसपे वो पेपर मनी इन्फोर्स करता है। नेशनल डेट जो है, जो आपका कर्जे हैं, वो उसको लीगलाइज करता है। तीसरा, सेंट्रल बैंकिंग को वो लीगलाइज करता है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को आप आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप इस्लाम को तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो आप अगर उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी रख दें, आप जो मर्जी रख दें, उसके अंदर बिस्मिल्लाह लिखने से आपने हराम को पहले ही हलाल कर दिया हुआ है। आप किस तरह आप उसके ऊपर कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा डायलेमा है। और पाकिस्तान में आप इस्लाम के खिलाफ बात कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप आइन के खिलाफ बात करें, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे कि आपने आइन के खिलाफ बात कैसे कर दी। बात यह है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी आइन में तो कहीं भी नहीं है। वो आइन तो रिच को रिच करता है, पुअर को पुअर करता है। ह्यूमन राइट्स में हर किस्म का राइट दिया हुआ है, लेकिन उसमें इकोनॉमिक राइट तो है ही नहीं है कहीं पे कि आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते यूजरी के या रिबा के तहत। आप किसी गवर्नमेंट का डेट एक इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। ये सारी चीजें जो है, इसको बड़े तरीके से, बड़े कारसाज तरीके के साथ कैमोफ्लॉज करके कॉन्स्टिट्यूशंस को इस्लामिक नाम देके, जिस तरह इस्लामिक बैंक्स हैं और हमारे साथ गलत कर दिया गया। अब हम कोई काम करते जी गैर आईनी है। भाई आप गैर आईनी कैसे कह सकते हैं? बल्कि सूद तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सोची हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिव आने नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि आपने एक झूठी इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च कर दी जिसमें आपने सूद को के अल्फाज बदल दिए, लेकिन वो वही सूदी निजाम है, वो वही कैपिटलिज्म है। इसीलिए तो आज 20 साल हो गए इस्लामिक बैंकिंग को। वो भी लोगों का खून वैसे ही चूस रहा है जैसे हम बैंक्स करते हैं। लेकिन ये बैंक्स इसलिए ज्यादा हराम है क्योंकि ये आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं और साथ तकवा की भी बात करते हैं। मैम माशाल्लाह आप एक पार्लियामेंटेरियन है फॉर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। सो मैम इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द रिबा आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? भी किताब लिखी है लेकिन वो अंग्रेजी में है और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। उसका नाम है डिवोशन एंड डिफाइंस। मुझे हर स्टेप पे थ्रेट किया गया। मेरी अपनी पार्टी ने मुझे डिस्कस किया, मुझे इतने थ्रेट्स देते थे। फिर कभी मुझे कहते थे कि आप ये ओहदा ले लें, ये ओहदा ले लें, इसको छोड़ दें। यहाँ तक कि मीजान बैंक का जो शरिया स्कॉलर है, जो शरिया हेड है, उसने मुझे कहा कि वह बीबी आपको जो चाहिए आप ले लें, आप हमें आगे करें, आप हमें मैंडेट दें। मैंने कहा मैं आपको मैंडेट क्यों दूं? आप तो सूदी निजाम के हिस्सा है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा थ्रेट थे। और 5 साल में से 4 साल तो मैं उसको कमेटियों में ही लड़ती रही। मैं वो हाउस में वापस नहीं आने देते थे उसको, क्या कहते हैं, वोटिंग के लिए। वो तो आखिरी सेशन और आखिरी साल में अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो आया और उसके और गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया था। और गवर्नमेंट ने उसको अपोज करने के बावजूद हाउस में मेंबर्स खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है, हम सूद को नहीं इन्फोर्स करेंगे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मैं प्रोवेंशन मेंबर थी, तो मैं बैंकिंग को नहीं चैलेंज कर सकती थी। तो मुझे प्राइवेट सेक्टर की सूद को मैंने चैलेंज किया था। इसीलिए उसका नाम प्राइवेट मनी लेंडिंग है। और वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के करम से वो पास हुआ। मैं तो उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकती क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए थी क्योंकि उसमें सूद के खिलाफ सजा मुकर्रर हुई थी। 10 साल कैद, 5 लाख जुर्माना और नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो वो मुझे बाद में पता चला कि आज तक तो दुनिया में कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जिसने सूद की सजा मुकर्रर की हो।
तो मुझे बाहर के फिर स्कॉलर्स ने कहा कि देखिए चर्च भी उसको कंडेम कर सका, आज तक उसने उसको सजा याफ्ता क्राइम नहीं डिक्लेयर किया, आपने रिबा को क्राइम डिक्लेयर किया। वो एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल मेरा ख्याल है कि विक्ट्री थी अल्लाह की तरफ से कि प्राइवेट सेक्टर जो एनजीओज हैं और जो सूदखोर गलियों में बैठे हुए हैं, मोहल्लों में बैठे हुए हैं, ये लीज पे ये ले ले, लीज पे वो ले ले, तो वो सारा कुछ उसके अंदर आता है और उसको आप नहीं कर सकते उसके बावजूद हो रहा है क्योंकि वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन अब कानून मौजूद है और वो फिर कानून जो है केपीके ने रेप्लिकेट किया, बलूचिस्तान ने रेप्लिकेट किया, पंजाब में तो मैंने पास करवाया था, आज सिंध में नहीं है सिर्फ, लेकिन बाकी तीनों सूबों में प्राइवेट मनी लेंडिंग जो है वो इलीगल। मैम जैसा कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स का कहना है कि इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू रिबा को एलिमिनेट किया जा सकता है, सो मैम इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं? बैंकिंग जो है वो वेस्ट को नहीं समझ आ रही थी कि हमने किस तरह ये ट्रिलियंस ऑफ मार्केट्स की क्लाइंट्स हैं, मुस्लिम जो क्लाइंट्स हैं बैंकर्स के, इनको किस तरह ट्रैप करें, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग कहते थे जी हराम है हराम है। इसको जायज करार दिया इस्लामिक स्कॉलर्स ने, वो बिके वेस्ट के हाथों। और ये हमारी बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे, जो हंसते हैं, कहते हैं हो हमने आपको सूद बेचा इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे और आपने ले लिया, you know they make fun of you। और इसमें कौन थे सारे, इसमें जमात इस्लामी शामिल थी, इसमें मौलाना तकी उस्मानी जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, उनके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, जिन्होंने इस इस्लामिक बैंकिंग को लेजिटिमाइज किया। उनको इतनी दफा चैलेंज किया गया, उनको और स्कॉलर्स ने भी चैलेंज किया गया, लेकिन वो इतनी बड़ी दारुल उलूम एक यूनिवर्सिटी बना दी है जहां हमें हर साल वो 500 इस्लामिक बैंकर्स निकालते हैं, वो तो कभी भी नहीं बंद होने देंगे। हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमने उनको कहा जी गोल्ड दिनार लाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट का क्या करेंगे। तो हमने आगे से कहा कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, वॉल स्ट्रीट को तो नहीं जवाब देना। तो वॉल स्ट्रीट के मुलाजिम है ये सारे, फतवे बैंकर लिखता है और साइन मौलवियों से करा लेते हैं, आलमों से कराते हैं, और आप लोग उनको कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग है। मैम पाकिस्तान में गोल्ड बहुत कम है और जो है वो सिक्योर नहीं है, सो मैम पाकिस्तान में कॉइन मिंटिंग कंपनीज भी नहीं है, तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? ठीक है, हम पाकिस्तान में इसको मिंट करा दें। मिंटिंग कंपनीज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड बाहर से लाना, उस पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी बात ये है कि अगर हमने कॉइन्स लॉन्च जो मलेशिया में की थी, उनकी वो एक बहुत हाई लेवल की मिंटिंग है, वो इस तरह की मिंटिंग है जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड में वो सिल्वर होता है ना, लाइट की तरह, सिक्योरिटी रीजन के लिए डाला जाता है, इसी तरह वो उन कॉइन्स के अंदर भी वो डाला जाता है सिक्योरिटी फीचर, ताकि कोई झूठी कॉइन्स फोर्जरी ना करे। तो वो जो है दुनिया में 3 या 4 कंपनीज हैं जो उस लेवल की गोल्ड कॉइन्स को मिंट करती है, और हम कराते थे कजाकिस्तान से। लेकिन गोल्ड लाना, उसको कजाकिस्तान भेजना, वहां से मिंट करा के वापस लाना, उस पर तो पाबंदी है कि गोल्ड एंटर हो, और हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो लॉ को वायलेट करे। हमें बहुत लोगों ने कहा जी आप इलीगली अफगानिस्तान के बॉर्डर से मंगवा लें, हम तो इस तरह के काम नहीं करते भाई। जब तक हुकूमत साथ नहीं देगी हम गोल्ड मिंटेड कॉइन्स नहीं ला सकते पाकिस्तान में, क्योंकि वो उस पर एक तो टैक्स बहुत ज्यादा है, दूसरा वो अलाउ नहीं करते। 5 किलो से ज्यादा आप गोल्ड ला ही नहीं सकते, और उस 5 किलो का भी आपने शो कराना होता है। तो ये तो बहुत जब आप मिंटिंग शुरू करते हैं तो बहुत बड़े लेवल की वो आप मिंटिंग करते हैं ना, आप कोई 2-4 कॉइन्स तो नहीं मिंट करते। तो वो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये स्टेट बैंक ने, और जानबूझ के उन्होंने लगाई हुई है, क्योंकि उनको डर है कि कोई गोल्ड कॉइन्स मिंट करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन ना शुरू कर दे। सो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, और अभी भी है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अमेरिका तो कभी भी गोल्ड दिनार को नहीं आने देगा, अमेरिका तो डॉलर अभी भी मुसल्लत कर रहा है। सोल्यूशन ये है कि 2 मुल्क हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं इस वक्त, वो है चाइना और वो है रशिया, और वो दोनों यूएस डॉलर के दुश्मन हैं। अब उन्होंने रिसेंटली यॉन को पेग किया है गोल्ड के साथ, यानी यॉन के पीछे गोल्ड की बैकिंग है उस करेंसी में। सो दिस इज स्लाइटली बेटर देन प्रोमिसरी नोट या फिएट करेंसी जिसके पीछे कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। अब चाइनीज लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होना है, उन्होंने यॉन को कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड कर देना, यानी
आप गोल्ड और यॉन को एक्सचेंज कर सकते। के साथ जो मीटिंग हुई है, दे आर सीरियसली थिंकिंग, क्योंकि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो CPEC जिसका हिस्सा है, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 70 से ज्यादा इकोनॉमीज शामिल है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी चाइना को मल्टीपल करेंसीज यूज करने की। कितनी को आप करेंसीज ला सकते हैं, फिर आप 2-3 को प्रिविलेज देंगे तो बाकी करेंसीज जो है कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। सो देयर इज lot of chance that China might have to bring gold, क्योंकि gold is the only universal currency, commodity currency जो कि convertible होगी। और अगर यॉन कन्वर्टेबल गोल्ड होगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा फिर, क्योंकि उनको BRI की एक यूनिफाइड करेंसी करनी ही पड़ेगी सूनर और लेटर। और वो अभी इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे ओपनली, लेकिन उनके थिंक टैंक्स में, उनकी जो पॉलिसी फोरम्स में ये बहुत बड़ा इशू है, और वो हमसे बेहतर समझते हैं। मुसलमानों को तो कोई परवाह नहीं है, मुसलमान मुल्कों को इस वक्त, लेकिन चाइना को पता है कि गोल्ड को अगर खत्म करना है तो उसी तरीके से खत्म कर सकते हैं, सॉरी डॉलर को खत्म करना है तो उसी तरीके से खत्म कर सकते हैं अगर गोल्ड आएगा। सो हम इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी कि कितनी कुछ स्पेस इसमें निकलती है। मैम जैसे कि हम IT के स्टूडेंट्स हैं, हमें इकोनॉमिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सो मैम ये फ्री हैंड ट्रेडिंग क्या है, ये पब्लिक मार्केट्स हैं क्या? मार्केट्स जो है ये जब खिलाफत खत्म हुई तो सबसे पहले इन्होंने खिलाफत, इनको पता था कि खिलाफत और इस्लाम का जो बैकबोन है वो है ट्रेडिंग। यस मैम, एग्जैक्टली। ट्रेडिंग, उन्होंने कहा जी इनके जितने वक़्फ हैं और इनके बाजार जो हैं वो आप खत्म कर दें, वो आप प्राइवेटाइज कर दें। ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी। इन्होंने, अंग्रेजों ने जहां जहां पे हमारे, आपको पता है जो चीज वक़्फ होती है वो अल्लाह के नाम पे वक़्फ होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते अंडर नो लॉ। इन्होंने सारे वक़्फ जो है वो कन्वर्ट कर दिए प्राइवेट और उनको खत्म कर दिया, और पब्लिक मार्केट्स की जगह ये सुपर मार्केट्स और मॉल्स ले आए। समझ, मार्केट बिलोंग्स टू द पीपल। इन मुस्लिम सोसाइटीज इट इज अ वक़्फ, द पब्लिक हैव कंप्लीट। इसमें देखिए हजरत उमर बिन खत्ताब ने ये कहा था कि मार्केट और मस्जिद के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, हजरत उमर ने इसको इम्प्लीमेंट किया था कि आप जिस तरह मार्केट है उसी तरह मस्जिद है। मस्जिद में जो पहले आता है पहले सर्व करता है, मस्जिद किसी को बिलोंग नहीं करती, वो वक़्फ है, वहां पे हर बंदा आके नमाज पढ़े। इस तरह मार्केट में कोई भी आके जो है वो क्या कहते हैं, मार्केट में जो भी है वो उसको राइट टू सेल एंड राइट टू बाय है। ये जो चीज थी उन्होंने खत्म कर दी। और जिस चीज से उन्होंने मना किया था कि कोई मोनोपोली ना हो, इन्होंने जब प्राइवेट मार्केट्स बनाई, प्राइवेटाइजेशन की मार्केट्स की, तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो है वो टेक ओवर कर दी, और जो एक आम ट्रेडर है, छोटा ट्रेडर है, वो गायब हो गया, वो आज सरवाइव ही नहीं कर सकता। सो दिस हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द पब्लिक मार्केट इन इस्लाम, ये सारा मैं आपको भेज भी दूंगी कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि डू नॉट बिल्ड एनीथिंग विद स्टोन, यानी आप अपनी जगह को परमानेंट नहीं कर सकते। वहां पे टेम्पररी स्टॉल्स होते हैं, आप आते हैं, आप बेचते हैं, आप चले जाते हैं, और लोग आते जाते रहते हैं। और जो लास्ट ऑटोमन एम्पायर की जो ग्रैंड बाजार था, उसमें 70,000 लोग की रोज ट्रेडिंग होती थी। आप सोचें जरा, जब आपके पास ट्रेडिंग होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है। इसको जो लफ्ज कहा जाता है वो है सूक। Then the souk is public like a mosque, it's like a sadqa, no private ownership, आप रेंट भी नहीं चार्ज कर सकते, आप टैक्सेस भी नहीं लगा सकते, और ना ही आप रिजर्वेशंस कर सकते हैं। सो इसमें जो आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिग और स्मॉल्स, एवरी ट्रेडर और प्रोड्यूसर हैज एन एक्सेस। आपको, चाहे आप बड़े बिजनेसमैन है चाहे आपको छोटे बिजनेसमैन है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जस्टिस है। अगर आप मिल ओनर भी हैं तब भी आपको उतनी ही जगह मिलेगी। और जिस तरह एक मस्जिद में है, तो उसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट, चाहे उसका ब्रांड इतना फेमस है या नहीं है, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है, और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड और अनएस्टैब्लिश्ड ब्रांड को जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आपका प्रोडक्ट बेहतर है, तो आपको बिजनेस मिलता है। अभी तो कॉर्पोरेशंस जो है वो आने ही नहीं देती ना, वो तो बिल्कुल आने ही नहीं देती, क्योंकि वो सारा कुछ, उन्होंने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं,
वो मिडल मैन है जो प्रोड्यूस करता है, वो सुपरमार्केट को बेचता है, जिसने खरीदना है वो सुपरमार्केट जाता है, मुनाफा सारा सुपरमार्केट को जा रहा है, ट्रेडर को तो नहीं जा रहा ना, वो तो प्रोड्यूसर तो बेचारा खत्म हो जाता है। दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। इस्लाम में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। हाँ, सर्विसेज आप रेंट करते हैं, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन हायर करना है वो हायर करता था, जिसको इजारा कहते हैं। आपने पैकिंग सर्विसेज लेनी है आप उनको हायर करेंगे, आपने रेंट लेना है आप हायर करेंगे। सो एवरीथिंग बिकम्स यू नो इजीली एंड एक्सेसिबल, प्लस आपको फ्री अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बेचने की, तो आपके ऊपर ओवरहेड्स तो होते ही नहीं है जिस तरह वहां पे एक कैपिटलिस्ट बिजनेस में है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है, ये इतना अच्छी तरीके से इब्न खल्दून ने मुकद्दमा में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुकद्दमा में उन्होंने बार बार इब्न खल्दून ने कहा कि इमारत जो है या उमरान इज द साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो व्हाट इज उमरान? उमरान इज के वो कहते हैं किसी भी सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो नहीं कर सकती जब तक उसमें सॉलिडारिटी, इज्तमा और उसमें ताउन ना हो। सो कैपिटलिज्म तो टोटली आइसोलेशन और इंडिविजुअलिज्म का नाम है, यानी मेरा मुनाफा, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी कंपनी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो नहीं है, प्रॉस्पेरिटी का जो मॉडल है इस्लाम का, वो इज्तमाई मुनाफा, इज्तमाई प्रॉफिट, इज्तमाई डेवलपमेंट, इज्तमाई ग्रोथ। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ उमरान इज कि आपकी सॉलिडारिटी यानी इज्तमा और ताउन, यू कम टुगेदर। इसीलिए गिल्ड्स का कॉन्सेप्ट था। गिल्ड्स जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो बरादरीइज्म आया हुआ है ना, वो बरादरी असल में प्रोफेशनल्स की बुनियाद पे थी, कास्ट के बुनियाद पे नहीं थी। यानी एक इलाका जिसमें सारे मोची थे, जिसको मोची दरवाजा कहते हैं हम लाहौर में, आपको पता है। इसी तरह एक जो स्टील का काम करते थे, लोहारी जो थे, वो उनका इलाका था। तो ये सारे प्रोफेशन के लोग इकट्ठे होते थे, ये एक इनका इज्तिमा होता था, एक गिल्ड होता था, इसमें नए लोगों को सिखाया जाता था और कोई भी एंटर हो सकता है उस प्रोफेशन में, कोई भी सीख सकता है। और ये इसी तरह मोची दरवाजा की फिर अपनी मार्केट थी। आप देख लें कि अकबरी मंडी, अनारकली, ये इतने बड़े बड़े मंडियां थी, बाजार नहीं थी, ये मंडियां थी जहां पे लोग आके अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, इस्लामिक मार्केट्स की ट्रेडिंग करते थे। और उसके बाद यू नो दे वर ह्यूज, इतने स्ट्रॉन्ग थे गिल्ड्स, इतने स्ट्रॉन्ग थे ये गिल्ड्स। लेकिन ये कास्ट पे नहीं थे कि राजपूत है, ये फलाने शेख है। ये तो अंग्रेजों ने किया कि जब उन्होंने बरादरीइज्म को तोड़ दिया तो वो सिर्फ कास्ट रह गई। और आज भी हमारे यहाँ कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सारे प्रोफेशनल गिल्ड्स थे। ये देखिए ये इस्लाम का एक सेटअप क्या था कि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में उन्होंने बुनियाद रखी मदीना की, तो मस्जिद और बाजार, सूक, दोनों चीजें। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इस्लाम कि यानी ट्रेड। और देखें 9th 10th ऑफ द रिस्क जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तिजारत में है। और तिजारत की जो इकोनॉमी आप जितना चाहे एक्सपैंड कर लें, उसमें जितने लोग तिजारत करेंगे उतनी आपकी इकोनॉमी और आपका जीडीपी ऊपर जाएगा। तो ये तो कभी भी नहीं था कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है उसके 5000 मुलाजिम है और वो 5000 मुलाजिम जितना वो कॉर्पोरेशन कमाती है वो उसका मुनाफा बाहर ले जाती है। तो इसमें तो एक अंधे को भी समझ आ रही है कि ये इसलिए हम आज तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो इस्लाम की बुनियाद थी, यानी अल्लाह ताला ने जिस आयत में कहा कि मैंने रिबा को हराम किया, उसी आयत में कहा कि मैंने तिजारत को हलाल किया। यानी रिबा का सब्स्टिट्यूट क्या है? तिजारत है। और वो तिजारत आज पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि मार्केट ही नहीं है, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। ट्रेडिंग सिर्फ बड़ी बड़ी मोनोपोलीज कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। सो क्या ये देखें, ये सुल्तान अब्दुल हमीद के जो आखिरी खलीफा थे उनकी डाउनफॉल के साथ ये मार्केट खत्म हो गई। आप सिर्फ ये देखें, इसकी बुनियाद सुल्तान फातेह ने रखी। जब इस्तांबुल को उन्होंने कॉन्कर किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को, उन्होंने हागा सोफिया को कॉन्कर किया, सबसे पहले उन्होंने
मार्केट रखी थी, ये जिसको आप ग्रैंड बाजार ऑफ इस्तांबुल, अब वो एक छोटी सी मार्केट रह गई हुई है, ये इतनी बड़ी मार्केट थी ये, और इस तरह की 10 मार्केट्स थी टर्की में और अस्फहान में और बगदाद में और सीरिया में और लाहौर में और दिल्ली में, और पूरा सिल्क रूट जो है इन मार्केट्स पे चलता था। ट्रेडर्स यहाँ से खरीदते थे, इस मार्केट में बेचते थे, यहाँ से खरीदते थे, इस मार्केट में, इसीलिए तो उसको ट्रेड रूट कहा गया था, और यही तो उन्होंने ले लिया है। लेकिन अब फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम है कि आज चाइना पता नहीं क्यों ये सिल्क रूट वापस ला रहा है, और ये सिल्क रूट वापस ला रहा है तो उसके साथ जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं सिल्क रूट की, वो सब वापस आने का बहुत बड़ा चांस है। गिल्ड्स हैं, मार्केट्स हैं, ट्रेडिंग है, और तिजारत ही इस्लाम में तो मॉडल ही ट्रेडिंग इकोनॉमी का है, फाइनेंशियल इकोनॉमी का थोड़ी है। फाइनेंशियल इकोनॉमी तो आपकी बैंकिंग की है। ये देखें कितनी बड़ी मार्केट है, 31,000 स्क्वायर मीटर ऑफ कवर्ड मार्केट, ये आज भी है, इससे 4 गुना बड़ी थी। इसमें कितने स्टोर्स थे, 61 कवर्ड स्ट्रीट है, हर स्ट्रीट जो है वो एक प्रोफेशन की थी, मोचियों की अलग, लोहारियों की अलग, फलानों की अलग, हर एक स्पेशलाइज थी। और जिसने खरीदना होता था एक ही, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ compete करते थे तो प्राइसेस ऊपर भी नहीं जाती थी, वो अपने आप को खुद बैलेंस करती थी। और अगर आज 10 ट्रेडर्स हैं, कल 20 होंगे, कल 30 होंगे, और वो मुसलसल इसको एक्सपैंड कर रहे थे। और फिर वहां पे कारवान सिराए थे। अच्छा, ये वकफ पे थी मार्केट। अब ये इस वकफ में इतने पैसे आते थे मार्केट की वजह से कि उसमें एक मदरसा भी उसको अफोर्ड करते थे, उसमें एक अस्पताल भी था, उसमें एक ऐसा सेंटर भी था जहाँ पे बेवाएं और यतीमों को पनाह दी जाती थी और उनको वजीफे दिए जाते थे, उसमें हिमाम भी थे। तो सुल्तान कोई भी हो, वकफ क्योंकि हर दौर में वकफ रहता था, तो आपकी इकोनॉमी, पॉलिटिकल कोई क्राइसिस चल भी रहा है तो अफेक्ट ही नहीं होती थी, और ट्रेडिंग होती रहती थी। एंड इसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनेबल। ये हमारी सोसाइटी का जो मॉडल है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस पे नहीं चलता था, यहाँ पे तो टैक्स नाम की चीज नहीं थी, ये सेल्फ सस्टेनेबल थी। आपका जो ज्यादा पैसा होता था वो आप कम्युनिटी को वापस कैसे करते थे, अस्पताल बना के, हिमाम बना के, मदरसास बना के, फैसिलिटीज और देना, क्योंकि वो सारा वकफ का मनी है, वो ट्रस्ट की तरह होता था, वो कोई एक बंदे के कब्जे में थोड़ा होता था, और हर बंदा वहां पे ट्रेडिंग करता था, और वो मुसलसल एक्सपैंड हो रही थी ये मार्केट्स। आप देखें 2.5 लाख बंदा विजिटर था इसका, और अभी भी है, लेकिन अब उस तरह की फ्री ट्रेडिंग नहीं है। अब क्या है, वहां पे लोगों ने दुकानें खरीद ली हुई हैं, वहां पे क्या है कि छोटी छोटी वो मॉल्स बन गए हुए हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ट्रेडिंग हब था। हमें पब्लिक मार्केट वापस लानी है सिल्क रूट पे, ये हमारा जो है ना, और इसमें फौरन आपको पता चलेगा कि किस तरह लोकल इकोनॉमीज फौरन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये तबरीज की मार्केट है, ये अब उस तरह नहीं रही जिस तरह पहले थी, ये शिराज की मार्केट है, ये ईरान की मैं बात कर रही हूँ, इतनी बड़ी ये मार्केट्स थी, ये अस्फहान है। इसी तरह दिल्ली था, इसी तरह लाहौर था, अकबरी मंडी था, जिस तरह आप आज आपको कहते हो शालमी है, शालमी वॉज अ मंडी, शालमी वॉज नॉट कि एक एक दुकान खरीदी हुई है और अपनी छोटी छोटी वो शुरू की है, वो मंडियां थी। जिस तरह आज भी आपको पता है कि जानवरों की मंडियां लगती हैं, लोग जानवर लेके आते हैं, बेचते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल इस तरह मंडियां थी, और वो रोज के रोज लोग आते थे, रोज के रोज बिकती थी, सुबह से रात वहां पे ट्रेडिंग होती थी, और हर बंदा वहां पे कर सकता था। अब कारवान सिराय जो है, कारवान सिराय वो हिस्सा है मार्केट का जो आपने वक्फ किया होता था, जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे, उनको 3 या 4 दिन का मुफ्त स्टे दिया जाता था, और उनको एक होटल होता था, और उनको एक प्रिविलेज दी जाती थी मार्केट में कि ये अपनी चीजें बेचे। अब इससे ये होता था कि ऑटोमेटिकली एक रूट डेवलप हो गया, लोग अस्फहान से आए, उन्होंने यहाँ पे अपना माल बेचा, यहाँ इसका माल लेके वो वापस अस्फहान चले, सो एक ट्रेड एक्टिविटी खुद ब खुद डेवलप होती थी। दूसरी बात यह है कि जब आप उनको फ्री जगह देते हैं तो वो आपको भी फ्री जगह देते थे। सो इस तरह आपको, और लोग एक एक करके नहीं जाते थे, लोग एक इज्तमाई जाता था, इज्तमा जाता था ट्रेडर्स का, इसीलिए उसको गिल्ड कहा जाता है। तो वो इज्तमा जाता था 30-40 लोग, उसमें छोटे ट्रेडर्स भी थे, बड़े ट्रेडर्स भी थे। इस तरह छोटे ट्रेडर्स को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती थी जो कि वो नहीं कर सकते थे।
और फिर उनको जगह दी जाती थी कि वो अपने माल को वेयर हाउसेज में स्टोर करें, क्योंकि उनके पास माल होता था। हाँ, मार्केट में आप फ्री बेचते हो, लेकिन आप अगर 10 दिन के लिए वहां पे हैं तो आप 10 दिन के लिए रेंट आउट करते थे स्टोरेज एरिया जहां पे आप अपना माल रखते थे। और वह जो स्टोरेज एरिया है मार्केट का, वो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, वहां से मार्केट पैसे बनाती थी ज्यादा। सो अब जो सिल्क रूट है यूं जाते थे, अब आप देखें कि चाइना ने ट्रक्स और ये ट्रेन्स और ये फास्ट ट्रैक ट्रेन शुरू कर दी हुई हैं और ये कार्गो ट्रेन्स हैं। सो आप ये देखें कि 70 इकोनॉमीज ने जब इनके साथ कनेक्ट होना है तो कितना बड़ा ट्रेडिंग रूट आ रहा है, कितनी बड़ी ट्रेडिंग इकोनॉमी इसमें से डेवलप हो सकती है। लेकिन ये हमारे अंदर अकल होनी चाहिए कि हम सिर्फ चाइना से ब्रिज और सड़कें और ट्रेनें ना लें। इसका जो सेकंड और थर्ड फेज है उसमें आप लोग इकट्ठे हो, एक प्रपोजल बनाएं और चाइनीज एम्बेसी में जाके कहें कि हमें इस पे प्रेजेंटेशन दे जो आपने मार्केट्स बनाई है, एंड वी वांट दीज मार्केट्स एंड दे विल लिसन टू यू, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत प्रो पीपल है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम राहत बानो। अच्छा मैम, मुझे ना आपसे इस बारे में बात करनी थी कि मतलब दिनार दिरहम, आई एम पार्टिसिपेंट ऑफ दिनार दिरहम टीम फ्रॉम लास्ट 2 years, लेकिन मेरे साथ इशू ये है और मेरे समेत और बहुत सी लड़कियों के साथ कि जब हम दिनार दिरहम पे बात करते हैं तो हमारे पास इसके बारे में, जैसे भी मैं आपके लेक्चर सुन रही हूँ तो मुझे थ्रू आउट समझ आ रही है कि इसकी कितनी वर्थ है, लेकिन जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो दे कंसीडर इट कि दुनिया में और बड़े मसले हैं, तो आप इस मसले को लेकर बैठ गए हैं। और फिर मतलब मुझे लिंक के लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं। थ्रू आउट में देखिए, पाकिस्तान के तो आलम ये इस तरह कर देते हैं, तो आप तो ऑर्डिनरी लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक इश्यूज की डेप्थ तो उनको समझ ही नहीं आती और लोग बॉदर ही नहीं करना चाहते। तीसरी बात ये है कि जो गोल्ड है, हमने देखे गोल्ड की कॉइन्स नहीं बेचनी, हम कोई गोल्ड के डीलर नहीं है, हम उसका निजाम लाना चाहते हैं। उसका निजाम लाने के लिए, इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो कि द गवर्नमेंट डज नॉट हैज द एबिलिटी, द गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। हम तो रिबा की पिटिशन जो फेडरल शरिया कोर्ट में है, हम तो इतने सालों से लड़ रहे हैं और हमने वो पूरा गोल्ड दिनार का सिस्टम पेश किया, वहां के लोगों ज्यूरी को के साथ डिस्कस किया, लेकिन वो नहीं लाना चाहते। बात ये है कि देखिए, वो लाए ना लाए, चाइना ने ले आना है सूनर और लेटर। गोल्ड करेंसी ने आना ही आना है। हमारा तो ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो वक्त वापस आएगा, लेकिन चाइनीज को नजर आ रहा है कि अगर वो डॉलर को ब्रेक करते हैं तो वो जो पूरा अट्रैक्शन है या पावर ऑफ पेपर मनी है वो भी ब्रेक हो जाएगी, वो रिकवर नहीं हो सकती। एक दफा आप डॉलर को ब्रेक डाउन कर देंगे, वो फिर आप यॉन लॉन्च करें या पाउंड लॉन्च करें, वो नहीं चलेगा। सो दे विल हैव टू consider about a commodity currency and that is the best time and they are buying gold, वो बहुत गोल्ड खरीद रहे हैं। सो हम उसको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पहले भी मैंने बात की थी आपको कि वो उन्होंने गोल्ड, देखें आप अपने आर्ग्यूमेंट में चाइना को लाएं, फिर ये लोग सीरियस होंगे। उन्हें कहना चाहिए चाइना पागल है कि गोल्ड खरीद रहा है, रशिया पागल है कि गोल्ड खरीद रहा है, चाइना ने क्यों यॉन को पेग किया है गोल्ड के साथ, चाइना क्यों कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड यॉन की बात कर रहा है। जब आप इस तरह का आर्ग्यूमेंट लाएंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है ना, इस्लाम को तो कभी समझा ही नहीं किसी ने कुछ, लेकिन आप चाइना को जब कहेंगे तो फिर उनकी आंखें खुलती हैं, हाँ चाइना पर क्यों कर रहा है। और दूसरी बात है कि एग्जैक्टली डॉलर जो है वो बहुत, उन्होंने मुश्किल से उसको रोका हुआ है। डॉलर इज ब्रेकिंग डाउन एवरी डे। इन्होंने तो मुसल्लत किया हुआ है, ये जंग भी हो सकता है लड़े डॉलर ताकि खत्म ना हो, लेकिन चाइना एंड रशिया जब तक टुगेदर है डॉलर को वो ब्रेक डाउन करेंगे ही करेंगे, और वो हो रहा है। अभी ये उसकी न्यूज नहीं आने देते आप लोगों तक कि कितनी गोल्ड की प्राइस आपको पता है पिछले 6 महीने में कितनी राइज की है, द डिमांड ऑफ गोल्ड हैज गॉन अप। सो ये तो जाहिरों वाली बातें हैं ना, जो पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स को फॉलो ही नहीं किया, वो वर्ल्ड ट्रेंड्स को देखते ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहे कि गोल्ड और डॉलर की फाइट क्या है, इस वक्त स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट क्या चल रहा है। सो यू पीपल हैव टू रीड अबाउट दीज थिंग्स और फिर अपने आर्ग्यूमेंट को इतना को आप वो एजुकेटेड करें ताकि ये लोग इंटिमिडेट हों एंड यूज चाइना इन दिस। अब ये देखें, ये कारवान सराइज हैं, अब ये देखें, ये सिल्क रूट है।
ये पूरा ट्रेड रूट वापस लाया जा रहा है, और इस पे अगर हम पब्लिक मार्केट्स बनाते हैं तो इट वुड बी अ बिग डील. देखिए आई एम ट्राइंग टू लॉबी इट विद टर्की एज वेल, क्योंकि मुझे है कि कोई मुस्लिम मुल्क तो पहले करे. पाकिस्तान में हमने बहुत कोशिश की, हमने उसकी जो वजीर आजम ने इकोनॉमिक काउंसिल बनाई, हमने उसमें बात की, कोई नहीं. असद उमर से बात की, वो वैसे ही फारिग हो गया. और वहां पे जितने स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर असद जमान, उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी इस बात को आगे लाने की, लेकिन पाकिस्तान में मुझे तो नहीं अभी नजर आ रहा कि. लेकिन चीनी जो है वो सुनने को तैयार है. मैंने तो रियासत मदीना की बात चाइना में की और वो इतने खुश हुए. और जब मैंने उनको कहा कि आपकी जो यीवू मार्केट है, यीवू एक शहर है जिसकी छोटी सी आबादी थी, उन्होंने इस इलाके को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी बना दिया. जब उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड सिटी बनाया तो उन्होंने इसी तरह की, जैसे हम पब्लिक मार्केट की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सेल होलसेल मार्केट बनाई है. आप देखिए उसका साइज, ये यीवू की मार्केट है. ये 70% ऑलरेडी इस्लाम को नाफिज कर रहे हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं. जो उसके 30% काम है वो उनको अभी पता नहीं है, क्योंकि ये वो तो कॉमन सेंस और एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं. और यीवू हैज बिकम द बिगेस्ट केस स्टडी ऑफ द वर्ल्ड नाउ, कि दुनिया का हर बायर जो है ये यहां जा रहा है. आप ये देखें, इसमें 6.4 मिलियन स्क्वायर्स हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स 80,000 प्लस, 1.8 मिलियन प्रोडक्ट्स वहां पे बिक रहे हैं, और 3 लाख बंदा रोज वहां पे जाता है बाय करने के लिए. और मैं ऑनेस्टली, आप अगर यूनिवर्सिटीज में हैं, आप अगर चाइनीज एम्बेसडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको वो यीवू मार्केट की प्रेजेंटेशन दें, कोई अपना स्कॉलर दें, कोई अपना डिप्लोमेट दें जो आपको यीवू के और हो सकता है वो आपको लिंक कर दें यीवू मार्केट के जो लोग हैं वहां से, वो आप वीडियो लेक्चर कर सके. और इस वक्त चाइना मार्केट्स बनाने में जितना आगे है, एंड वंस वो आपको ये प्रेजेंटेशन देते हैं, आप चाइनीज से कहें कि दिस इज सो क्लोज टू द ट्रेडिंग मॉडल ऑफ इस्लाम, वी वांट यू टू गिव अस यीवू मार्केट्स, हमारे सीपैक के रूट पे 10 मार्केट्स डालें. एंड व्हेन जब वो देखेंगे कि इतना पॉपुलर हो रहा है एंड देयर इज अ डिमांड, वो क्यों नहीं करेंगे? वो तो चाहते हैं उनका मॉडल रेप्लिकेट हो. ये देखें इसमें कितनी मार्केट्स हैं यीवू के अंदर. आप यीवू के ऊपर पढ़ें विकिपीडिया पे जाके, इसके ऊपर इतनी वीडियोस हैं, अपने आप को एजुकेट करें और इसको आप लॉबी करें डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, इस पे सेमिनार्स कराएं. आपको जितना मटेरियल चाहिए होगा हम देंगे, मैं आपको दूंगी. लेकिन अगर आप चाइनीज को जाके ये कहते हैं और उनको आप इनवाइट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में कि यीवू के ऊपर और चाइनीज का जो ट्रेडिंग और प्रोडक्शन मॉडल है उसके ऊपर टॉक दें, वो तो खुश होके आएंगे. क्यों नहीं वो करेंगे? और अगर आप उनको ये कहते हैं भाई हम आपको टोटल सपोर्ट करते हैं, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ बॉडीज, और हम कहते हैं आप हमें ये यीवू की ट्रेडिंग मार्केट बनाए हमारे साथ, क्यों नहीं करेंगे? जहां वो 10,000 और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो ये नहीं करेंगे. लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो मांग ही नहीं रही. तो स्टूडेंट्स आर अ बिग फोर्स. आप अपने आप को अंडर वैल्यू मत करें. अगर आप बड़ा ग्रुप चाहते हैं और आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो चाइनीज विल लव टू टॉक अबाउट दिस. और इसको वो क्यों नहीं लाएंगे? वो तो चाहेंगे कि हमारा रेप्लिकेट हो. इस पे आर्टिकल्स लिखें, आप इस पे फेसबुक पे लिखें, आप यीवू मार्केट पे विकिपीडिया पे जाके देखें कि इतना, ये देखें कितनी बड़ी मार्केट है ये, इतनी बड़ी ऑटो सिटी. यानी आप देखें फर्नीचर की मार्केट, कार्स की मार्केट, कंस्ट्रक्शन की मार्केट, वुड की मार्केट, घर में जो टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस है उसकी मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट है. और वहां पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. उन्होंने एक्सपर्ट्स को सब्सिडाइज करके दिया हुआ है मार्केट के साथ. उनको वो जिसका प्रोडक्ट अच्छा उनको लगता है उसको वर्कशॉप बना के देते हैं, उसको पब्लिक म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से पब्लिक फंड्स मिलते हैं. और आप इसीलिए तो चाइना में जो एक्सपर्ट्स और इनोवेशन है वो दुनिया में कहीं नहीं है. उनके जितने भी इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो फौरन दुनिया में आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ने इलेक्ट्रिक कार्स का एक सर्टेन इंजन का एक सर्टेन पार्ट नया बना दिया, वो फौरन देखेंगे, टेस्ट करेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो एक्सपर्ट्स ने बनाया है. और वो आम एक्सपर्ट्स हैं लेकिन उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करें. वो फौरन वो पीस जो है अपनी बड़ी कॉर्पोरेशंस में ले आते हैं और उसको
फेडरल लेवल पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। और चाइना में जो सबसे अच्छी बात है, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस नहीं है। अलीबाबा जो है वो कॉर्पोरेटिव है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो हुआवे है वो भी कॉर्पोरेटिव है। अब देखिए अलीबाबा में बार बार कहते हैं जी जैक मा उसका मालिक है, जैक मा के पास तो 20% भी शेयर नहीं है, बाकी सारे तो पब्लिक शेयर्स है। सो दीज आर, इसीलिए तो अमेरिका इस वक्त चाइना का दुश्मन है, क्योंकि वो ये देखता है कि यहाँ पे तो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस आने ही नहीं दे रहे, ये या तो स्टेट कॉर्पोरेशंस है या पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब है जिसकी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। सो बीआरआई और सीपैक पे 70% जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिन कंपनीज को दिए गए हैं, वो सारी पब्लिक लिमिटेड हैं या कॉर्पोरेटिव्स हैं। बात कर रही थी मैं, ये कह रही हूँ कि चाइना के अंदर ये कैपिटलिस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस नहीं है, ये पब्लिक वो है कंपनीज हैं, ये स्टेट कंपनीज हैं और इसमें पब्लिक के शेयर्स हैं। सो ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है कि अमेरिका में तो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का होल्ड है। अमेरिका तो उसको कहते ही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, और ये हुआवे के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं और ये उसको बैन कर दें उसको बैन कर दें, इसलिए कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, चाइनीज ब्लॉकचेन इतनी आगे जा रही है, चाइना इतना एक्सेल कर रहा है जो कि अमेरिका और वेस्ट से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनका सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। सो हमें इस वक्त चाइना का दोस्त जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये पहली दफा है कि दुनिया की जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो एंटी इस्लाम नहीं है या एंटी मुस्लिम्स नहीं है। उसमें कितने इस्लामिक मुल्क उन्होंने शामिल कर लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, उसमें अफ्रीका के मुल्क शामिल हैं, और दे आर नॉट, और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है चाइना के अगेंस्ट कि ये उगर मुस्लिम्स का वो सारा है, ये बिल्कुल आप बाय ना कीजिएगा। उगर मुस्लिम्स की जो ये है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये वही है जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, और दूसरा जो पश्तीन मूवमेंट शुरू हुई है जो बाहर से फंडेड है। सो ये इस्लामिक लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उगर मुस्लिम्स की, और उगर मुस्लिम्स की सारी कॉन्फ्रेंसेस स्वीडन में होती हैं जहां से सीआईए इनको वो दे रहा है। सो इसीलिए वो बार बार इसको ह्यूमन राइट्स और उस पर चाइना को जलील कर रहे हैं। चाइना वहां पाकिस्तान की तरह तालिबान की इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा, चाइना बहुत स्ट्रांग है, उनको पता है ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, उनको पता है कि इस्लाम का नाम यूज करके ये उस सूबे में बलूचिस्तान में जिस तरह मूवमेंट चला के बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं, इस तरह ये वो उस सूबे को अलहदा करना चाहते हैं। और ये पूरा अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो है झूठा है, बेबुनियाद है। ये वही वीडियोस खुद ही विक्टिम्स को बुला बुला के जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, लंदन के अंदर बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के पोस्टर्स लगाते हैं, इसी तरह हो रहा है। चाइना इज नॉट एंटी मुस्लिम एट ऑल। चाइना का प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता अगर वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ कॉर्पोरेट नहीं करेगा और इस्लाम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैम, मैं आस्क यू क्वेश्चन प्लीज? जी जी मैम, तो पाकिस्तान में भी तो अमेरिका की तरह ज्यादातर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है, तो क्या वो इन सिस्टम्स को, जैसे हम अगर दिरहम दिनार की ही बात करते हैं, तो क्या वो इन सिस्टम्स को या कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है इसको वो खत्म होने के देंगे? देखिए हमें कहां से रेजिस्टेंस आ रही है, मुझे पार्लियामेंट में क्यों नहीं सपोर्ट मिली, क्योंकि वो सारे इस सूदी निजाम के पले हुए हैं, उसके मुहाफिज हैं, वो कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है, वो कभी भी नहीं आने देंगे। आपका ख्याल है कि इमरान खान बेचारा जो मर्जी कहता रहे, उसके नीचे जो टीम है या स्टेट बैंक है, वो तो कभी भी नहीं होने देगा। बात यह है कि जब हेडक्वार्टर टूटना है ना अमेरिका में, जब अमेरिका ने गिरना है तो फिर यहाँ पे अमेरिकन निजाम का वो होल्ड नहीं रहेगा। आप देखें जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है 25 फैमिलियां हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कंट्रोल करती हैं, उन्हीं की मिलें हैं, उन्हीं की शुगर मिलें हैं, उन्हीं की आटे की मिलें हैं, उन्हीं की टेक्सटाइल मिलें हैं, उन्हीं की आगे से कंपनीज हैं। ये 25 फैमिलीज पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं जो मुनाफा बनाती हैं, और एक आम पाकिस्तानी को कुछ इन्हीं को कर्जे मिलते हैं, इन्हीं के कर्जे माफ हो जाते हैं। तो हम तो बहुत झगड़े हुए हैं। हमारे मुल्क का जो कैपिटलिज्म है वो इतना खौफनाक और इतना बेदर्द है और इतना गैर इस्लामी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि चाइनीज हमारे लिए होप है। चाइनीज जैसे जैसे ये बीआरआई लाएंगे, चाइनीज इस वक्त किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट की कंपनीज के साथ कर रहा है।
चाइना का मॉडल यही है। इतने स्मॉल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ग्रुप की ही बात करूं तो वी आर अराउंड 30-40 गर्ल्स हैं, लेकिन वी आर जस्ट 11 to 12 प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अगर हम बिल्कुल, आप हमें सजेस्ट करना चाहें कि हमारा इस एम का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप यीवू की मार्केट के ऊपर जाके पढ़ें, ताकि आपको समझ आए। दूसरा स्टेप ये है कि आप चाइनीज एम्बेसी में एज अ ग्रुप जाएं और उन्हें कहें जी कि हमने यीवू के ऊपर एक सेमिनार रखना है, ठीक है, और हमें एक्सपर्ट दें। तीसरा आपका एक्शन होगा, जब आप ये सेमिनार कर लेंगे तो आप चाइनीज को एक प्रपोजल देंगे ऑन पब्लिक मार्केट। देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये आपने यहाँ के बिजनेसमैनों ने नहीं करना, उनको तो समझ ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, वो तो सिर्फ मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। कहीं से होप है तो वो चाइना है, और चाइना चाहता है उसके मॉडल्स को रेप्लिकेट किया जाए, उसको एकेडमिक अटेंशन दी जाए, उसको एक्नॉलेजमेंट मिले, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। और मैं आपको वो चाइनीज जो है ईमेल भी दूंगी उस बंदे का जो अताशी है, और उसको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि ये आपको करें, और वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। आप लोग ज्यादातर लाहौर बेस्ड हो कि इस्लामाबाद बेस्ड हो? राहत मैम, हम ऑलमोस्ट सब जी यहाँ पे जो प्रेजेंट है हम सियालकोट बेस्ड हैं, लेकिन मैं चूंकि एमफिल कर रही हूँ लाहौर में, तो मेरा लाहौर में आना जाना है। आप ऐसा करें, सलमान के साथ कोलैबोरेट करें, वो जो इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, आप उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करें, और ये सेमिनार आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी में रखवाएं। मैम हमारे जो इस ग्रुप के हमारे निसा चैप्टर के जो वॉलंटियर्स हैं, मैं और कोमल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हमारे लीडर जो हैं जिन्होंने हमें इस सारे टास्क में इन्वॉल्व किया हुआ है, वो सर उस्मान अहमद हैं। हाँ, तो उस्मान को इन्वॉल्व करो ना, उस्मान को मैं गाइड कर दूंगी। उस्मान से कहें कि वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लेक्चर रखवाए, आप लोग को ट्रैवल करो इस्लामाबाद, उस लेक्चर को अटेंड करो, उसमें चाइनीज को इन्वॉल्व करो, आपको बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा वहां से। क्योंकि मैम हम लोग खुद भी इतना हम समझ ही नहीं पाते इस कॉन्सेप्ट को। शायद हमारी यहाँ इस इकोनॉमिक्स से बहुत दूर हैं, शायद इसलिए भी, लेकिन somehow I want कि हमें इसका एटलीस्ट प्रॉपर नॉलेज हो। हमें अगर कोई बंदा कोई बात पूछता है तो हम उसे एटलीस्ट कन्विंस कर सकें, कन्विंस नहीं तो एटलीस्ट आइडिया उसको दे सकें कि ये एक चीज है, ये इस्लामिक सिस्टम है, और इसको अगर दुनिया में हम चाइना की, जैसे आपने एक इतनी सुपर पावर की एग्जांपल दिया कि मेरा वो माइंड का इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि हम इसे चाइना के साथ लिंक करके बता सकते हैं। लोग इस्लाम को नहीं समझते, लेकिन चाइना के पैसे को जरूर समझते हैं। हाँ बिल्कुल समझते हैं, वो जब वो देखते हैं कि ओए ये तो इतनी बड़ी सुपर पावर ये कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान में वैसे भी लीडरशिप तो है ही नहीं है, फॉलोवरशिप है, वो सिर्फ पीछे लगते हैं लोगों के, खुद तो इनोवेट कर ही नहीं सकते। नहीं, इसमें आप देखें, आपको मैं ये भी प्रेजेंटेशन भेजूंगी मेरी, फिर जैसे टर्की के साथ कमिटमेंट है 5 मॉडल्स, मैं उनके साथ 5 मॉडल्स, चाइना के मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पे डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन जरूर भेजूंगी, और हम वो उन प्रेजेंटेशंस के साथ मैं आपके साथ सेशन करने के लिए भी तैयार हूँ। जो मैं टर्की के साथ करूंगी मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ, आप सीखने वाले बने। और फिर मैं आपको कांटेक्ट भी दूंगी, और फिर मेरा ख्याल है कि अगला सेशन कोमल हम इस तरह रखते हैं कि हम लड़कों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना? जो है ना भागदौड़ वाले काम उनसे कराते हैं ना, वो मुझे हर वक्त पूछते रहते हैं क्या करें, तो हम उनको भागदौड़ करवाते हैं ना। हम ये जो तो मेरी टर्की के साथ सेशंस होंगे ना, मैं आपके साथ उर्दू में करूंगी, ठीक है? और हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे, उस एक्शन प्लान में मैं उस्मान को हेड करूंगी कि भाई तुम ये जो लेक्चर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी अरेंज करो चाइनीज के साथ, यीवू पे पढ़ना है, और जो सवाल है अब आप कहेंगे हम सेशन रख लेंगे एक मुनासिब टाइम पे, और मैं आपके सवालों का, लेकिन बच्चे अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप खुद इन्फॉर्म नहीं हो, तो आप कैसे फिर दूसरों को कन्विंस करोगे? अब हमने इस चैप्टर के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने पहले मार्केट को हम एक्सप्लोर करें, उसको पढ़े कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या सिस्टम है। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको ना अभी इसको व्हाट्सएप पे आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने यीवू के ऊपर पढ़ना है, और जिस को नहीं जो समझ आ रही आपने लिखते जाना है, ठीक है? फिर जैसे मेरे अगले महीने में लेक्चर शुरू होंगे, हम उसमें 15-20 दिन के बाद एक लेक्चर मैं रख सकती हूँ, और मैं फिर वो डिटेल्स में आपके साथ जाऊंगी
कि इनका मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, चाइना का मॉडल, उनका प्रोडक्शन मॉडल क्या है, कैपिटलिज्म की डेफिनेशन ये है कि आप चीजों को नोट करना शुरू कर दें, नोट्स बनाने शुरू कर दें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, उसमें मैं बहुत सारा मटेरियल भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर ये है कि हम इसके ऊपर फिर हम इनवाइट करेंगे चाइनीज एम्बेसी और मैं उस्मान को वो इनवाइट करे, जरा कोविड-19 नीचे चला जाए ना, ताकि जरा पब्लिक वो सारी चीजें नॉर्मलाइज हों, तो फिर इंशाल्लाह उस पर लेक्चर भी रखवाएंगे चाइनीज पे। और ये उनको मैं कहूंगी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में होस्ट करें, उसमें आप लोग सारे शामिल हो, आप उसमें उसी लेक्चर में आप प्रपोज कर सकते हैं चाइनीज को कि भाई वी वांट दिस, हम इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ लाना चाहते हैं, आपकी इतनी बड़ी कामयाबी है, आप एज अ चीन पाकिस्तान की दोस्ती पे ये पाकिस्तान को गिफ्ट करेंगे हमारे, क्यों नहीं वो करेंगे, बाकी भी तो चीजें कर रहे हैं ना। तो इसको कहते हैं लॉबिंग, इसको लॉबिंग करना पड़ेगा, लेकिन लॉबिंग पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के साथ नहीं होगा, ना ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों को समझ आनी है, हम चाइना के साथ करते हैं। ठीक है ना। राहत आपका कोई क्वेश्चन और? नहीं, मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि उनसे बल्कि कंसल्ट करना चाह रही हूँ कि हम अपने इस चैप्टर की लड़कियों को और किस तरह से इन्वॉल्व करें। और मतलब मुझे इतनी वो होता है कि लड़कियां एक तो पूरी पूरी 4-5 मिनट की वीडियो नहीं देखती हैं, और फिर वो इतने लंबे आर्टिकल्स पढ़ने की भी हैबिचुअल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सर उस्मान की स्टूडेंट्स थी, उनमें से बहुत सी तो इस वजह से भी वो सर की इज्जत के लिए मतलब एज रिस्पेक्ट वो उस ग्रुप में ऐड हो जाती है। ज्यादा लोग नहीं चाहिए, आप कम भी हो लेकिन कमिटेड हो। जो कमिटेड है ना, वो मैं कहती हूँ 8 अशरा मुबशरा क्यों है, नबी पाक सल्लम ने इस्लाम को हावी किया 10 लोगों के साथ, सिर्फ 10 थे सहाबा शुरू में। तो आप अशरा मुबशरा की वो करो, और आप उस्मान को साथ रखो, उनमें से लड़कों को भी इन्वॉल्व करें और कलेक्टिवली काम करें। हम ये सेशंस करते हैं ना, इसमें से सेशंस में से बहुत सारी, अगला सेशन कोमल आप लड़कों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस्मान से कहते हैं कि वो जो कमिटेड लोग हैं वो आए, कम हो, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लर्न करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो आर्ग्यूमेंट डेवलप करना चाहते हैं, जो लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं। और मैं आपको आज भी कहूंगी कि इस काम में चंद लोगों ने ही आना, लेकिन वो चंद लोगों के साथ अल्लाह की मदद होगी। और आज करूंगी, आप बस क्या कहते हैं सीखने वाले बने, और जो भी सवाल है नहीं भी समझ आ रहा, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स नहीं है, मैं भी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो अदब की स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। आप माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हो, इतने प्यारे बच्चे हो, यू आर द फेस ऑफ इस्लाम माय डियर, नॉट द मुल्लाज। दीज ब्यूटीफुल अमेजिंग वुमेन आर द फेस ऑफ इस्लाम, यू आर इस्लाम, आई एम इस्लाम। इस्लाम हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ पाता था दिनार दिरहम का मीन। हम कुरान पाक के कुरानिक वर्सेस और हदीस के साथ भी हम इन चीजों को देखते थे, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चल पाता था कि व्हाट एक्चुअली इट इज। लेकिन टुडे आपने जिस तरह से उसको कंपैरिजन से बताया ना मुझे चाइना के साथ, तो मेरे गोल्ड को हम क्यों प्रमोट करना चाहिए हमें, इस चीज का इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि चाइना अगर इतने ज्यादा कंट्रीज के साथ करे तो एक वो से सॉलिड इकोनॉमी उसको चाहिए या सॉलिड करेंसी चाहिए, उसके लिए वो उसको गोल्ड को कंसीडर कर रहा है। तो ये हमारा इस्लाम तो है। डॉलर ने गिरना है ना, तो वो डॉलर की मौत नहीं है, वो पेपर मनी की मौत है। जब पेपर मनी का चार्म ही खत्म हो जाना है, तो चाइना दूसरी करेंसी नहीं लॉन्च कर सकता जो कि यूनिवर्सल करेंसी हो। वो एक बहुत बड़ा गैप आना है, और चाइना को ये पता है कि वो डॉलर को दूसरी पेपर करेंसी के साथ नहीं रिप्लेस करेगा, वो कोई मुल्क नहीं मानेगा। पीपल आर फेड अप ऑफ द मोनोपोली एंड हेजेमनी ऑफ अ डॉलर। फिर वहां पे अब वो एवी नहीं यॉन को कन्वर्टेबल गोल्ड में कर रहे हैं, वो सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप ये है यूनिवर्सल गोल्ड, जो कि सूनर और लेटर। और मैं कहती हूँ देखो, जहां पे मुसलमानों ने इतनी बड़ी गद्दारी की है ना इस्लाम के साथ, अल्लाह ताला अपना निजाम कुफार के हाथों ला सकता है। अल्लाह ताला की कुव्वत का तो कोई हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला किसको चूज करे, जिसको चाहे वो चूज करे। आज चाइना रूट बना रहा है जो कभी किसी मुसलमान मुल्कों ने सोचा ही नहीं। चाइना युवू की मार्केट ला रहा है, जो ट्रेडिंग मार्केट का एक मॉडल है जो कि इस्लाम के बहुत करीब है। उनको पता ही नहीं कि वो इस्लाम कितना है युवू के अंदर। लेकिन अल्लाह किस तरीके से करता है, अल्लाह ताला कहता है मैं अपने दीन के दुश्मनों से दीन का काम करा लेता हूँ।
हमारे मैम अंदर बीइंग conviction होनी चाहिए। मैम बीइंग स्टूडेंट ऑफ सीएसएस, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बीआरआई के बारे में पढ़ा और मैंने सीपेक के बारे में पढ़ा और मैंने देखा कि चाइना इज कंप्लीटली रिलाइंग ऑन इस्लामिक सिस्टम, उसका नाम वो इस्लामिक नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से इस्लाम कहता है कि आप ट्रेड करें, सबके साथ फ्री हैंड ट्रेड करें, उनको भी उतना ही मौका दें जितना आप खुद ले रहे हैं, तो वो बहुत ही मतलब उनका एक मास्टरमाइंड प्लान है। मतलब देखिए, वो मैं किस आपको तरह बताती से हूँ कि वो इसलिए इस्लाम के करीब है, वो वापस ला रहे हैं द विजडम ऑफ सिल्क रोड, ठीक है। जो उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री में है, चाइना एक बहुत पुरानी 5000 ओल्ड सिविलाइजेशन है, उसकी वो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो उठा रहे हैं मॉडल्स फ्रॉम हिस्ट्री सिल्क रूट के। अब सिल्क रूट को परफेक्ट किसने किया था? मुसलमानों ने। इराक, ईरान, सीरिया, दिल्ली, लाहौर, पाकिस्तान, इतने ये मुल्क हैं, हमने सिल्क रूट की ट्रेडिंग को परफेक्ट किया हुआ है। आप सोचो, ब्रिटिश राज से पहले इंडिया और हिंदुस्तान और चाइना का जीडीपी मिला के 50% ऑफ द वर्ल्ड का जीडीपी तो इंडिया और चाइना था। ये तो ब्रिटिश राज ने आके हमारा बेड़ा गर्क किया, हमारी जड़ें काट ली, और हम उनके साथ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए और उन्होंने खत्म कर दी इस्लाम की सारी इंस्टीट्यूशंस। वो बहुत सियाने हैं चाइनीज, वो हिस्ट्री की तरफ देख रहे हैं, वो वापस ला रहे हैं वो मॉडल्स जो कि टेस्टेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, और उसमें इस्लाम की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ट्रेडिंग इकोनॉमी को परफेक्ट करने वाला है कौन? इस्लाम। इसीलिए वो इस्लाम के इतने करीब हैं जो उनके मॉडल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला ने देखें कुफार के हाथों से अपनी सुन्नत पूरी करा रहा है। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की मर्जी है, और हमें इसमें जान और माल के साथ जो है ना हिस्सा लेना चाहिए। कि जैसे मेरे ये टर्किश लेक्चर्स कंप्लीट होंगे ना, होते जाएंगे, मैं फिर आप लोगों को इंडिकेट करूंगी कि हम किस तरह जो मैं वहां पढ़ा रही हूँ, मैं आपको भी उसमें डिटेल्ड दूं। उसमें आपको मैं प्रेजेंटेशंस पहले भेज दिया करूंगी ताकि आपके पास हो, अपने कंप्यूटर्स पे खुली हो, और आप जो है वो बड़े आपके सामने नोट्स भी होंगे ताकि आपको ज्यादा समझ आए, और आप लिखने लिखाने में नहीं, और उस पर गौर कीजिएगा। और उसमें उस्मान को इन्वॉल्व करें, उस्मान को कहें जो चंद कमिटेड लोग हैं उनको ग्रुप में लाएं, आपके अंदर भी जो कमिटेड लोग हैं वो इसमें शामिल हों, और 10-15 भी बहुत है। मैं तो कहती हूँ कि ये अशरा मुबशरा का काम है, इसमें आपको कम लोग जो है ना उनके साथ अल्लाह की बरका और कुव्वत होगी। सो इस पे फिक्र नहीं करनी कि हम थोड़े से हैं,